हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा अपना डे 6 का टारगेट डीपीपी नंबर 6। अपना जो एक सीरीज चल रहा है जेईई एडवांस रैंकर प्रैक्टिस सीरीज, इस सीरीज में आपको 100 जेईई एडवांस मैथ्स डीपीपी प्रोवाइड की जा रही है। इन सभी डीपीपी को स्टूडेंट बहुत ही सीरियसली और इफेक्टिव तरीके से प्रिपेयर करो ना, जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट, नाउ तो इस डीपीपी का फॉर्मेट समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम रखा है, 4 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद 2 मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स आ गया। उसके बाद 4 हमारे पास में इंटीजर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। सभी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से ली हुई प्रॉब्लम्स हैं। लास्ट में इसका आंसर किधर रखा है। नाउ सॉल्व करते हैं सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट देखो, इस वाली प्रॉब्लम को जैसे आपने देखा तो वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल मुझे फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसका आपको वैल्यू निकालना है तो लॉजिक क्या होना चाहिए आपके माइंड में कि अच्छा माइनस ए से प्लस ए तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो माइनस ए से प्लस ए तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जैसे ही आपके पास ये है तो कुछ बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहला पॉइंट नंबर 1 तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि माइनस ए टू ए अगर एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, मैंने अभी जगह छोड़ी यहाँ पर, उसका रीजन समझाएंगे। तो इसका आप क्या कर सकते हो, इसका जो वैल्यू आएगा तो एक्चुअली क्या है कि जब भी कभी माइनस ए से प्लस ए हो तो ए तक अगर लिमिट रहती है तो आप हमेशा ऑड इवन के बारे में सोचो। पहला टास्क, या तो ये ऑड होगा या फिर इवन होगा। ऑड होगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, इवन होगा तो इसका वैल्यू 0 टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ऑड इवन नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में ये काम करता है। ठीक है, और वैसे आप जनरली प्रिपरेशंस करते हैं या फिर प्रॉब्लम्स देखते हो तो ज्यादातर प्रॉब्लम इस वाले पार्ट पे डिपेंड रहती है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा ये वाला फॉर्मूला यहीं से तो आता है। ठीक, यहां से पहला आप क्या डायरेक्ट यहां से यहां सीखते हो, पर आपके बीच का मीडिएटर ये है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 में तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भाई अगर माइनस ए टू प्लस से जा रहा है तो हमेशा ऑड इवन सोचो। ऑड इवन काम नहीं करता, बीच वाला फॉर्मूला, सिर्फ बीच वाला बोलता हूँ ना, बीच वाला फॉर्मूला सोचो। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। अब आपने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम की तरफ देखा। प्रॉब्लम की तरफ देखा तो भैया यहाँ पर अगर x को माइनस एक्स रिप्लेस करें तो ई पावर माइनस एक्स बन रहा है, या माइनस साइन बाहर निकलेगा या पाई माइनस समथिंग आएगा ना। एफ ऑफ माइनस एक्स जब मैं निकालूंगा तो ऑड इवन जब चेक करेंगे तो ना, मतलब ये ऑड इवन तो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। बट अभी क्या आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक, अब आपको क्या तरीका लगाना चाहिए, एक और पॉइंट समझो, पॉइंट नंबर 2 कि अगर मान लो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक इंटरवल का बड़ा चक्कर रहता है, तो इंटरवल के चक्कर को बड़ा ध्यान रखना होता है। तो आप क्या करा करो, सब्स्टिट्यूशन ही लगाओ। दूसरा वाला तरीका सब्स्टिट्यूशन आप अप्लाई करो ना। तो इस वाली प्रॉब्लम में मैं सब्स्टिट्यूशन से जा रहा हूं, तो मैंने क्या किया, लेट, अब प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। पहला काम तो हमने क्या किया, लेट एक्स बराबर टेन थीटा माना। तो x बराबर टेन थीटा माना तो dx बराबर कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। लिमिट की बात करें तो -1/√3 पुट कराएंगे तो लोअर लिमिट हमारे पास कितना आ जाएगा, -π/6 आ जाएगा। अपर लिमिट पुट कराएंगे 1/√3 तो कितना आ जाएगा, प्लस का π/6 आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट हमारे पास ये आ गया। इंटीग्रेशन को देखते हैं। लिमिट आया -π/6 से लेकर के प्लस का π/6। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स, सॉरी कॉस इनवर्स ऑफ, यहां लिखोगे आप 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, भैया ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए। अगला बार tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आई राइट tan ऑफ 2 थीटा। कितना लिखेंगे, अपॉन में कितना आ गया, 1 प्लस ई पावर ऑफ tan थीटा यहां लिखा, और यहां मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहां तक की बात तो हमारे पास ये कन्वर्ट हुआ। अब देखो थीटा कैसे वेरी कर रहा है, -π/6 से लेकर के प्लस π/6 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहां से आप एक बात बोल सकते हो, 2 थीटा कैसे वेरी करेगा, π/3, मतलब -π/3 से लेकर के प्लस π/3 तक वेरी करेगा। ठीक है, अब समझते हैं पॉइंट को। भाई 2 थीटा, तो अगर इसका वैल्यू 2 थीटा आना है तो भाई 2 थीटा कहाँ वेरी करना चाहिए, इसकी रेंज में। और इसका रेंज कितना आता है, tan इनवर्स का -π/2 से प्लस π/2 आ रहा है, मतलब रेंज में आ रहा है। तो भाई इसको तो मैं 2 थीटा लिख सकता हूँ, आई होप आपको अच्छे से पता होगा ना। अब इसकी बात करें, कॉस इनवर्स समथिंग लिखा हुआ, तो पहला काम तो इसको π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा लिख लेते हैं। अब देखो 2 थीटा इसकी रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसकी रेंज कितनी आ रही है, -π/2 से प्लस π/2 आता है। वही ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। ये माइनस का बना और ये प्लस का बना,
ये तो कैंसिल हो गया। मतलब अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा, आई बराबर हमारे पास क्या आ गया, लिमिट की बात करें तो -π/6 से लेकर के +π/6, ये लिमिट है ना। ऊपर तो बचा π/2, यहां आया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस ऑफ e पावर tan थीटा, ये आ गया फाइनली। ठीक है, अब देखो इसको फिर से -π/6 से +π/6 जा रहा है तो आगे सिंप्लीफाई करना है। तो आप OD1 चेक करोगे तो OD1 में क्या है, यहाँ से तो माइनस साइन f ऑफ -x निकालोगे तो क्या है वो माइनस साइन तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बट यहाँ से एक माइनस आ जाएगा, मतलब ये लोचा करेगा। OD1 तो नहीं बात बन रही, नहीं बात बन रही तो बीच वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला। तो ये वाला जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा 0 to π/6, बड़े ध्यान से समझना। π/2 को तो चलो बाहर निकाल देते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया हमारे पास में f थीटा, तो इसको तो मैंने एज इट इज लिखा sec स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ लिखूंगा f ऑफ माइनस थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो प्लस ही बन जाएगा, सॉरी यहाँ e पावर tan थीटा है, जल्दी e पावर tan थीटा, और यहां बनेगा e पावर f ऑफ माइनस थीटा, लिखेंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस थीटा यहाँ आ गया। ठीक है, और बाहर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डी थीटा लिखा हुआ, डी थीटा को मैंने यहां लिख दिया। ठीक है ना, अब आप पॉइंट को समझिए। अब देखो यहां से जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 1/e पावर tan थीटा, तो यहां आ जाएगा इतना, और e पावर tan थीटा यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि समझा देते हैं आपको ना, कि जब sec स्क्वायर थीटा तो बाहर कॉमन निकल जाएगा, तो इनको जब जोड़ोगे तो 1 प्लस e पावर tan थीटा यहाँ से आएगा, ये आएगा कट जाएगा, मतलब फाइनली ऊपर तो क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ sec स्क्वायर थीटा बच गया बच्चों। 0 to π/6 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। π/2 आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, और 0 to π/6 हमने यहाँ लिखा। अपर लिमिट जब पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, tan 30 कितना आता है 1/√3, तो ये तो बना π/2 और 1/√3, और लोअर लिमिट पुट कराएंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब फाइनली यहाँ से कितना है π/2√3 आया। समझ गए बच्चों, तो π/2√3 दे रखा है कहीं आंसर, हाँ दे तो रखा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट अकॉर्डिंग दैट। और क्या दे रखा है आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कहाँ से आ जाएगा ना, π/2 यहाँ लिखा हुआ है, π/2 समझेंगे ना। ठीक है स्टूडेंट, नहीं आंसर गड़बड़ है ना, ऑप्शन डी सही नहीं है, ऑप्शन ए सही है ना, चेक कर लीजिए, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसको मैं अभी अपडेट भी कर दूंगा, π/2√3 ही आएगा ना आंसर। π/2 यहाँ लिखा है हमने, यहीं चेक कर लेते हैं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं थी ना। π/2 यहाँ लिखा हुआ है, अपर लिमिट यहाँ से आ गया π/2, हाँ सही है, यही आएगा ना, ध्यान दिया मुझे आंसर थोड़ा सा। ओके नाउ चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्या दे रखा है, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा है, n स्क्वायर अपॉन समथिंग समथिंग ऐसे कुछ दे रखा है ना, इज इक्वल टू, इसका मुझे लिमिट फाइंड आउट करना है, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। अब देखो जब भी लिमिट के बारे में बात आती है तो माइंड में क्या क्या सोचना चाहिए, क्या ये लिमिट का प्रॉब्लम है, पहला, ठीक, क्या ये लिमिट का प्रॉब्लम है। अच्छा लिमिट आपने एक और जगह देखते हो, आप कहां देखते हैं आप लिमिट का, डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, और डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर आप देखते हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हमारे पास सीरीज होती है कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ r अपॉन n 1/n और समेशन r इक्वल टू 1/n। एक हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीरीज जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह की सीरीज का सम हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। मतलब लिमिट कैसे दो जगह से आता है ना, तो आने को तो मतलब और भी जगह आ रहा होता है, बट मेनली दो जगह के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो अब आपको इस सवाल को देख करके ये समझना है क्या लिमिट से संबंधित है या डेफिनेट इंटीग्रल में इस पर्टिकुलर सीरीज से संबंधित है। तो देखो आपको बड़ा अच्छे से क्लियर हो भी रहा है, r अपॉन n स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो 1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो मतलब इस तरह के फॉर्मेट में तो जा रहा है। ठीक है, तो मतलब प्रॉब्लम कहाँ इस वाले पार्ट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो जनरली आपको पता होगा इस तरह की लिमिट जब कैलकुलेट करते हैं तो पहले a मान लेते हैं इसका लिमिट, n टेंड्स टू इंफिनिटी, n स्क्वायर लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, n स्क्वायर कॉमन लिया, n स्क्वायर यहाँ से आया, n स्क्वायर यहाँ से आया, n स्क्वायर यहाँ से आया, n स्क्वायर का हमने क्या किया कॉमन जब लेंगे तो n स्क्वायर n टाइम्स किया आपने n ब्रैकेट से, तो पावर में कितना आ जाएगा n आ जाएगा,
और यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा। डॉट डॉट अगर चलते जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ताकि 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर और पावर में यहाँ 1 अपॉन n चल रहा है। ठीक है, अब एक और बात समझो, पावर में 1 अपॉन n है ना, तो मैं तो यहाँ पावर 1 अपॉन n लगा देता हूँ। अब आप लोग समझ भी गए होंगे कि पावर में 1 अपॉन n चल रहा है, तो यहाँ पावर में 1 अपॉन n लगाते हैं। अब 1 अपॉन n से क्या होगा बच्चों, ये कट जाएगा, कटने के बाद में जो n स्क्वायर बचा, n स्क्वायर से n स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अरे वाह, बहुत सही हो गया है। तो अब क्या करना चाहिए, अब इस तरह की सीरीज को सब सॉल्व करते हैं तो सब प्रोडक्ट में लिखा हुआ, आपको तो सम में चाहिए सारी बातें। तो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो सम में चाहिए तो लॉग ले लेते हैं, लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n करेंगे तो लॉग 1 तो 0 हो गया, माइनस ऑफ साइन। अब क्या कराएंगे, लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग n जब करेंगे तो पावर में तो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन n, और इस वाले टर्म को मैं समेशन के फॉर्मेट में लिख देता हूँ, लॉग ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस साइन लॉग ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ऐसे लिखते गए अपने डॉट डॉट, लॉग ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, और समेशन यहां पर आया। ठीक है, यहां तक की बात हमें समझ में आई। अब आगे का पॉइंट और समझ लेते हैं। अब देखो इस सीरीज का सम निकालना है। अब ये हमारे पास में एक स्टैंडर्ड पॉइंट बन गया, स्टैंडर्ड पॉइंट मतलब फॉर्मेट बन गया। लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी हमने यहाँ लिखा, माइनस 1 अपॉन n हमने यहाँ लिखा, समेशन लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, और ये 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। और r कैसे वेरी करेगा, 1 से लेकर के n तक वेरी करेगा। ठीक स्टूडेंट्स, आपको पता ही है अच्छे ढंग से ना। अब इस तरह की सीरीज का हम जब सम निकालते हैं तो क्या करते हैं, लिमिट और समेशन को मिलाकर के, तो समेशन के सिंबल को तो इंटीग्रेशन से कन्वर्ट कर दिया। लॉग ऑफ r अपॉन n को मैं किससे रिप्लेस करता हूँ, x से रिप्लेस करते हैं। 1 अपॉन n को हम dx से रिप्लेस कराएंगे, बाहर माइनस साइन है, ठीक है। अब जो लिमिट लगाएंगे, लिमिट हम यूज करते हैं इसकी हेल्प से, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी r बाई n की हेल्प से लिमिट लगाते हैं। ठीक है, लोअर लिमिट लगाना है तो r का लोअर वैल्यू पुट किया 1, तो 1 अपॉन n, तो ये 0 को अप्रोच करेगा तो लोअर लिमिट 0 आया। अपर लिमिट लगाना है तो r का वैल्यू 1 पुट किया, अपर लिमिट यहाँ से पुट कराएंगे तो r का वैल्यू 1, n अपॉन r का वैल्यू n पुट किया, n अपॉन n कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक अपने पहुंच गए। अब क्या बन गया, एक सिंपल सा इंटीग्रेशन, और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। चलो सॉल्व कर देते हैं कंप्लीट आंसर्स तक। कोशिश यही रहती है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम कंप्लीट आंसर तक सॉल्व किया जाए। नाउ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx का इंटीग्रेशन x आ गया। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट की बात करें तो 0 टू 1, फिर माइनस साइन। अच्छा, इस माइनस को भी चलो ब्रैकेट ले लेते हैं यहाँ पर, 0 टू 1। अब क्या कराएंगे, इसका डिफरेंशिएशन कराया तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से लिखा 2x, यहाँ से आ गया, जो इसको बाहर निकाला फर्स्ट फंक्शन को, तो इसको तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, इनटू जो इंटीग्रेशन यहाँ आया dx, ये आ गया। अब क्या रहेगा हमारे पास में, माइनस ऑफ साइन। अपर लिमिट पुट किया हमने 1 जब पुट कराएंगे तो यहाँ तो बनेगा भैया लॉग 2, लोअर लिमिट पुट कराएंगे 0 इंटू समथिंग, तो ये फाइनली 0 ही हो जाना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो ये आया। क्लियर, चलो यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं छोटा सा। नाउ 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ बना एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या बन जाएगा, 2 को तो बाहर निकाल दे, एक्स स्क्वायर बना, एक्स स्क्वायर में 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, नाउ तो 0 टू 1 तो मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग अलग कराएंगे तो यहाँ से तो 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात समझे ना। नाउ अब सॉल्व करके फटाफट से ना हो ही जाओ। लॉग 2 तो हमने यहाँ लिखा, माइनस ऑफ 2। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x, यहां से आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। लिमिट का ध्यान रखा हमने 0 टू 1, और माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है। अपर लिमिट पुट करते हैं, 1 पुट किया, इस माइनस साइन को अंदर ले ही जाते हैं ना, और वो बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस ऑफ लॉग 2,
माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान देते हैं, अपर लिमिट पुट किया हमने 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 तो पाई/4 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। फाइनली हमारे पास कितना आया है, ये आ गया 2 माइनस ऑफ पाई/2 माइनस ऑफ log 2 आया, और दैट इक्वल्स टू कितना है, log a के बराबर आया, बेस a ही चल रहा है। अब आंसर समझते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, a बराबर लिखेंगे तो e पावर में 2 माइनस ऑफ पाई/2 माइनस ऑफ log 2 लिखा हमने। अब समझो e पावर 2 माइनस ऑफ पाई/2 हमने यहाँ लिखा, इनटू में e पावर माइनस ऑफ log 2 लिखेंगे। इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला पता होता है ना, a log b बेस a, तो भैया इसका वैल्यू तो b आता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा बाहर, और इनटू में आएगा e पावर 2 माइनस पाई/2 आ जाएगा, दैट इज आवर आंसर। तो क्या आंसर दिया है, 1/2 इंटू 1/2 करके आ रहा है, 2 माइनस पाई/2 करके आ रहा है ना, 2 माइनस पाई/2, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसका, सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, दूसरे का सी आंसर आएगा, दैट इज करेक्ट। ओके, तो यहां आपने लगाएंगे सी ऑप्शन, दैट इज करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट, आई होप को सेकंड नंबर का प्रॉब्लम भी समझ में आ गया। बहुत ही सही और बहुत आसान सा प्रॉब्लम था, अच्छा प्रॉब्लम है, मतलब सॉल्वेबल प्रॉब्लम था, ठीक है। नाउ थर्ड नंबर प्रॉब्लम की बात करते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। इस प्रॉब्लम में कुछ खास बात थी ना, बहुत ध्यान से समझना आप। अगर आपसे सॉल्व हो गया है तो गुड, वेरी गुड, है ना। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, प्रॉब्लम को बहुत तसल्ली से समझना, बहुत ध्यान से। क्या करते हैं, पहले बनाते हैं इसका चित्र, पहले प्रॉब्लम पढ़ा देते हैं आप लोगों को। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y अपॉन x निकालना है, वेयर x, y रियल नंबर पेयर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। मतलब x, y तो सर्कल पे लाई कर रहा है, y अपॉन x का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो बच्चों क्या बात रही, वाह क्या बात रही है ना। तो बात ये रही, पहला काम तो आप इसका बनाओ चित्र। चित्र समझते हो आप, चित्रहार, है ना। तो इसका तो हमने बनाया है, सर्कल है, सेंटर 3,3 है, और रेडियस कितना आ रहा है, √6 आ रहा है। तो मतलब 3,3 यहाँ लिखते हैं, रेडियस √6 है, तो भैया ये कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा, वो √6 3 से कम आएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट समझा आपने। अब क्या, x, y इस सर्कल पे घूम रहा है, x, y इस सर्कल पर है। आपको y अपॉन x का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, y अपॉन x का मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू पूछा हुआ है, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होता है, तो कैसे निकालेंगे। अब देखो y अपॉन x को आप बड़े ध्यान से देखो, y अपॉन x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, वाह ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें तो कोई बात नहीं। अच्छा, इस बात को मैं क्या बोल सकता हूँ, स्लोप ऑफ लाइन बोल सकता हूँ मैं इसको। और किस लाइन का स्लोप बोलूँ, अगर मैं x को y को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूं, तो ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली इस लाइन का स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप आ गया। अब भाई क्या बात रही कि भाई x, y ये मैक्सिमम स्लोप कब बनेगा, मतलब x, y मैं यहाँ दिखाता हूँ ना थोड़ी देर के लिए, ऐसे डायग्राम समझो। अब भाई ये स्लोप मैक्सिमम कब बनेगा, कि जब अपना ये जो लाइन है घूमते 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 जब यहाँ पर ऐसे टेंजेंट बन जाए, कलर भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, इन दैट केस जब ये टेंजेंट बनेगा तो ये स्लोप कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो y अपॉन x का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब स्लोप का मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अच्छा, मिनिमम कब बनेगा, इस वाले केस में बनेगा, कि जब लाइन यहां से, जब ये लाइन है ये ऐसे घूमते 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 जब टेंजेंट बन जाएगी, तो इन दैट केस से क्या बनेगा, स्लोप मिनिमम बनेगा, ठीक है। तो मेनली अब आपको करना क्या है कि y अपॉन x का मैक्सिमम वैल्यू निकालना, इट मीन कि यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का आपको स्लोप निकालना है, ठीक है, इस लाइन का मैं स्लोप निकालना है ना, ये रहा ना। चलो हम दोनों वैल्यूज निकाल देते हैं। अब स्लोप निकालना है, मतलब m निकालना है, तो मान लो इस लाइन की इक्वेशन y बराबर mx, तो मैंने देखो ये मान लिया, ये भी लाइन होगा, ये भी लाइन होगा, y बराबर mx है ना। अगर इसको टच कर रहा है तो भाई सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, रेडियस के बराबर आएगा। रेडियस कितना आ रहा है, √6, ठीक है। तो अब हमारे पास में हमने लाइन को लिखा mx माइनस y बराबर 0, सेंटर कितना है 3,3, 3m माइनस 3 यहाँ लिखा, अपॉन में लिखेंगे √1 प्लस m स्क्वायर, बराबर कितना आ जाएगा, ये रेडियस के इक्वल आएगा। रेडियस कितना आ रहा है, √6 आ रहा है, इसके बराबर है। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे ना, m की दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि भाई ओरिजिन से पास कर दो टेंजेंट आएंगी, दो टेंजेंट आएंगे, तो भाई एक टेंजेंट ये होगा और एक टेंजेंट आपके पास ये वाला आएगा, ठीक है।
तो क्या होगा, एक मिनिमम वैल्यू देगा, एक मैक्सिमम वैल्यू देगा। बहुत सही है ना। नाउ अब तो क्या है, सॉल्व करने वाला टास्क बचा हमारे पास। नाउ तो सिर्फ सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। पहला काम, इसका स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग किया हमने तो 9m² आया, प्लस का 9 यहां से आया, -9 और 18m आ जाएगा, 6 यहां से आ जाएगा और 6 + 6m² आ गया, इतना आ गया ना। तो 6m² को इधर लेके आते हैं, तो भैया ये बना 3m², माइनस का 18m, 6 को इधर लेके आए तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0, 3 से और डिवाइड लगा देते हैं तो m² माइनस का 6m प्लस का 1 बराबर 0, ये आ गया। कैलकुलेशन सब कुछ सही है ना, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, m का वैल्यू निकालना है तो परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करते हैं। 6 का आधा कितना होगा 3, तो 9 ऐड किया और 9 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ये तो क्या बना, m-3 का होल स्क्वायर और -9, ठीक है, सही सही कर रहे हैं ना। 3 यहां पर आ जाएगा ना, सॉरी 9 इधर आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 आ गया। कहीं गलती कर दी मुझसे शायद, मेरे ख्याल से आंसर में 2 + -√3 आ रहा है। चलो ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं, शायद मुझे लगता है कहीं गलती हुई है। हाँ, यहाँ से चेक करता हूँ मैं एक बार। 3 पुट करेंगे तो 3m माइनस का 3 यहाँ से आ जाएगा, √1 + m², √6 यहाँ से आ गया। स्क्वायरिंग करेंगे तो 9m² यहाँ से आ जाएगा, 9 यहाँ से आ जाएगा, माइनस का 18m यहाँ से आ जाएगा। इसका स्क्वायरिंग कराएंगे तो √6, रेडियस हमारे पास √6 ही आ गया ना, ठीक है। √6 यहाँ से आया तो 6 यहाँ से आ जाएगा, 6 + 6m² आ गया। 9m² को यहाँ पे भेजा तो 3m² सही है हमारे पास में, माइनस का 18m भी सही है, 9 + का 3 सही है ना सब कुछ। 3 से जब डिवाइड लगाएंगे तो m² - 6m प्लस का 1 बराबर 0 आया, ठीक बात है। 6 का आधा करेंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा 9, हाँ गलत जोड़ रहे हैं ना, 9 जोड़ा 9 सब्ट्रैक्ट कराएंगे, ठीक है। m-3 का होल स्क्वायर यहाँ से बना और ये बनेगा 8, 8 इधर आया तो ये आ जाएगा m-3, m बराबर कितना आ जाएगा 3 ± ऑफ 2√2 आया, ये आया। तो भाई स्लोप का वैल्यू ये आया, तो एक स्लोप हमारे पास दो वैल्यू जाए, मतलब दो लाइन एग्जिस्ट करेंगे ना ओरिजिन से पास करता हुआ जिसको टच करे, तो एक का स्लोप मिनिमम होगा और एक का स्लोप मैक्सिमम होगा। तो कितना है 3, तो इस लाइन का जो स्लोप आ रहा है वो आया 3 − ऑफ 2√2 और इस लाइन का स्लोप आया 3 + 2√2 आया, ये ज्यादा है और ये कम है ना, ठीक बात है। तो अब क्या है कि जो स्लोप कम है ये y/x का मिनिमम वैल्यू है, ये y/x का मैक्सिमम वैल्यू है, तो क्या आंसर आएगा अपना 3 + 2√2, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है चेक कर लेते हैं एक बार, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना। अब चलते हैं, SN हमारे पास ये रखा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो बात समझो, इसका वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब देखो इसमें कुछ कुछ बातें आपको सीखने सिखाने वाली बातें रहती हैं। पहले तो आप कुछ बातें सीखो, पहले आप एक पॉइंट सीखो इस सवाल में कि अल्फा पावर 2n और बीटा पावर 2n दे रखा है, बट मुझे एक बात पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c = 0 के अगर रूट है अल्फा और बीटा, ये इसके रूट है, ठीक है। एंड आपको ये पता है कि Sn बराबर कितना है, अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n, ये Sn आपको पता है। तो एक इक्वेशन आती है जिसे हम कहते हैं न्यूटन इक्वेशन, और ये न्यूटन इक्वेशन क्या होगा, एक रिलेशन होल्ड करता है कितना a इंटू, अब आप कहीं से भी लिखना स्टार्ट करो, मतलब a इंटू Sn लिखा आपने प्लस b इंटू, अब एक एक टर्म कम करते हुए जाओगे, s ऑफ n-1 प्लस c इंटू s ऑफ n-2 बराबर 0, ये रिलेशन आता है। इस रिलेशन को सभी बच्चों को ढंग से याद रखना चाहिए, ठीक है। पहली बात न्यूटन इक्वेशन। अच्छा दूसरी बात, क्या प्लस की जगह माइनस हो तब भी वैलिड है क्या, हाँ बिल्कुल वैलिड है। कैसे आया मैं बाद में बात करूंगा। अच्छा क्या एक क्यूबिक के लिए वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। आया कैसे, बहुत आसान सी बात है, आप Sn की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, s ऑफ n-1 की वैल्यू पुट कर दो और s ऑफ n-2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। और देन उसके बाद में प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ नहीं कर रहे, बस समझाने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब हम अपने चलते हैं सवाल की तरफ। इस सवाल में क्या दे रखा है, अल्फा पावर 2n प्लस बीटा पावर 2n दे रखा है, ठीक है। अगर मान लो अल्फा पावर n बीटा पावर n होता तो मैं सॉल्व कर लेता,
मतलब क्या रहा बात की बात समझे जाए तो हमारे पास में ये जो क्वाड्रेटिक है 2x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, और एस एन बराबर दे रखा है अल्फा पावर 2n, तो इसको मैंने ऐसे लिखा अल्फा स्क्वायर पावर n और बीटा स्क्वायर पावर n। शायद यहां से आपको बात समझ में आ गई होगी। मतलब मैं क्या करूं, एक ऐसी क्वाड्रेटिक निकाल देता हूं जिसके रूट क्या आ रहे हो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ रहे हो, और ये निकालना आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, टीओई। टीओई तो क्या करते हो आप, किसी भी एक रूट को x के बराबर पुट करते हैं, यहां से अल्फा का वैल्यू निकालते हैं, प्लस माइनस ऑफ रूट x आया, देन आप ओरिजिनल इक्वेशन में x को अल्फा की वैल्यू से रिप्लेस करते हैं, तो 2 प्लस माइनस ऑफ रूट x माइनस 5 प्लस माइनस ऑफ रूट x प्लस का 6 बराबर 0। मतलब कैसे भी निकाल सकते हैं, मैं एक ऐसी क्वाड्रेटिक निकाल रहा हूं जिसका रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है ना। उसके बाद आप समझो, तो 2 तो मैंने यहां लिखा प्लस माइनस ऑफ रूट x, तो 2 प्लस माइनस ऑफ रूट x तो यहां रहने दिया, ठीक है, यहाँ स्क्वायर कर रखा है ना, सॉरी, तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस x आ जाएगा, ठीक है, प्लस 6 मैंने यहाँ लिखा, यहाँ बनेगा माइनस प्लस करके, तो इसको ऐसे लिख देते, प्लस माइनस इधर आ गया ना, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसे ऐसे लिख दिया, ठीक है, 5 रूट x। अब मैंने इसका स्क्वायरिंग कर दिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो पहले तो दो रूट आ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक जैसा बनाया हमने। ओके, स्क्वायरिंग करेंगे तो 4x² तो यहां से आ जाएगा 12, 24x यहां से आया, प्लस का 36 आया, प्लस का 25 हमने यहां से लिखा और x यहां से लिखा, ये आ गया। यहां तक की बात मुझे समझ में आएगी। ओहो, कितनी गलतियां हो रही हैं इस वीडियो में से। यहाँ +1 है, यहाँ +1 है, यहाँ +1 है, और यहाँ पर भी +1 है। ठीक है ना, अब समझे बात को। 4x² तो हमारे पास में यहाँ +1 था, +1 सही है ना, तो 4x² तो यहाँ आया, इसको उधर लेके आए तो माइनस का x आ गया और प्लस का 1 बराबर 0 आया, मतलब ये आया मेरे पास अल्टीमेटली रिजल्ट, है ना। ओके, ठीक है ना। इस इक्वेशन के रूट क्या है हमारे पास, अल्फा² और बीटा² आया, मतलब मैंने इसको माना c और d मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब मेरा जो Sn रहा, इस इक्वेशन के लिए जो मैं Sn लिख रहा हूं वो कितना है, c पावर n और d पावर n, इसके लिए तो आपने सीखा ही था हमें रिजल्ट, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू, अब देखो मैं डायरेक्ट न्यूटन इक्वेशन को यूज में ले रहा हूँ ना, मैंने अगर सब कुछ सही लिखा हुआ लिख भी सही रहा है ना, तो इसमें क्या है 2021 2020 2019 ले रखा है, तो मैं 2021 से स्टार्ट करता हूँ, s इंटू 2021 माइनस ऑफ 1 इंटू s इंटू s ऑफ 2020 प्लस साइन 1 इंटू s ऑफ 2019 बराबर में कितना है 0 आया, ये आ गया। इस वाले पार्ट को इधर भेज देते हैं और इसको फिर नीचे डिवाइड लगा देते हैं, तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। समझ गए बात को, मतलब मैं इसको लिख ही देता हूं पूरा, s 2021 प्लस साइन s ऑफ 2019 अपॉन में कितना आ जाए s ऑफ 2020 बराबर कितना आ गया 1 आ गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आएगा। ओके बच्चों, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए ना फर्स्ट में, मतलब ये 8th प्रॉब्लम था अपना, 8th का आंसर कितना आ रहा है 21 आ रहा है। अरे यार फ्लो ही खराब हो गया ना इस वीडियो का, तो हर बार ही गलती कर रहे हैं ना। चलो बच्चों कोई नहीं, समझाते हैं आपको। मैंने क्या लिखा है 2x² माइनस 5x प्लस 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक बात थी। 2x² माइनस 5x प्लस 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अल्फा² को x लिखा, अल्फा प्लस माइनस ऑफ रूट x यहाँ से आ जाएगा, रूट x यहाँ पुट कराएंगे तो ठीक है, तो यहाँ 2 रूट x बन जाएगा, 5 रूट x यहाँ से +1 यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद में हाँ सब कुछ तो गड़बड़ चल रहा था ना मामला, यहाँ से बात को पलटना था। चलो मैं यहाँ से फटाफट सॉल्व करता हूँ ना, इतने में तो सॉल्व ही हो जाएगा ना, इतना मिस्टेक सब बहुत ही बढ़िया बच्चों ना। क्लास में होते तो क्या आप लोग बोल देते मेरे को, सर यहाँ गलती हो गई है ना,
तो मैं उसको सुधार देता। यहाँ तो क्या है कि फाइनल आंसर पहुंचने के बाद ही मुझे मालूम चलता है कि कहीं कुछ गड़बड़ कर दी। स्क्वायरिंग किया है मैंने ना, 4x² माइनस ऑफ 21x प्लस का 1 बराबर 0 आ गया। इसके रूट हमारे पास में कितने आ जाएंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आया, मान लो इसको c माना, इसको d माना, एस एन हमारे पास c पावर n और d पावर n। इसके लिए रिजल्ट आपको पता है तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू एस ऑफ 2021 से स्टार्ट कर रहे हैं, माइनस 21 एस ऑफ 2020 प्लस 1 इंटू एस ऑफ 2019। हमेशा एक ही कम करते हुए लिखना है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो आप ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब भी आप स्टार्ट करोगे तो इस बात का ध्यान रखना है ना। अब देखो इस वाले पार्ट को मैंने इधर भेज दिया तो फाइनली अब ये कितना आ जाएगा, 2021 आएगा ना, इसका ये आंसर आ रहा है जो अभी हम चेक करके भी आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ना आपको यहाँ तक की बात। ना आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। सुनिए है ना, 9th नंबर का प्रॉब्लम और देन 10th है ना, दोनों सॉल्व करते हैं। 9th नंबर का प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन से है और एरिया को भी बता रहा है ना। क्या देखा है, एक कर्व पासिंग थ्रू 1,2 हैज इट स्लोप एट एनी पॉइंट x, y इक्वल टू दिस। स्लोप इसके बराबर आ रहा है, dy अपॉन dx बराबर कितना लिखा, 2 अपॉन y माइनस 2। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड कर्व है ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तो कर्व निकाल लेते हैं, बहुत आसान सा कर्व दे रखा है, y माइनस 2 तो हमारे पास यहाँ से आया, dy 2dx, इंटीग्रेट करेंगे तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर, हमने यहाँ से लिखा y यहाँ से आ जाएगा, दिस इज 2x प्लस का c आ जाएगा। ओहो, गलतियों की भरमार होगी आज तो। चलो तो मैं हिंट देके छोड़ूंगा बच्चों ना, इस वाली वीडियो में थोड़ा फ्लो कैसा है। तो बाई इसका इंटीग्रेट किया तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यहाँ से आया, इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा हमारे पास में, 2x यहाँ से आ जाएगा प्लस का c यहाँ से आ गया। ठीक बात है, एक काम करते हैं, x का वैल्यू कितना है, 1,2 दे रखा है, तो x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2 है, तो 1,2 पर वैल्यू निकालते हैं, तो x का वैल्यू 1 रखा तो y का वैल्यू 2 तो 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 प्लस c बराबर 0 आया, तो c बराबर कितना आ गया, माइनस का 2 आया। ठीक है, तो मैं सवाल को यही लिखता हूँ, y माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर बराबर में कितना लिखा, 2x प्लस c का वैल्यू माइनस 2 लिखा, अपॉन में 2 यहाँ लिखा हुआ है y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर में 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, 4 ऑफ x माइनस 1, मतलब एक सिंपल सा पैराबोला बन गया हमारे पास। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब समझो, लाइन हमारे पास क्या दे रखा है, 2x माइनस वाई माइनस 4। चलो तो मैं अब समझाता हूँ। अच्छा, इसमें आपको बहुत बढ़िया बात समझाते हैं, आप कंसेप्ट समझो ना कि पैराबोला है y माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 अरे यार x माइनस 1। ठीक है, ये पैराबोला हो गया। लाइन क्या दे रखा है, 2x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, 2x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। अच्छा, ये लाइन दे रखा है। अब देखो इसका एरिया निकालना है, तो आपने क्या किया, इस पैराबोला तो शिफ्टेड पैराबोला है, 1,2 पर शिफ्ट हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 की लाइन आई, y इज इक्वल टू 2 की लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसको ओरिजिन मानते हुए आप क्या कराओगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का पैराबोला ड्रॉ कर देंगे। ये पैराबोला ड्रॉ हुआ। ठीक है, अब लाइन को समझते हैं कि x बराबर 0 रखा तो y का वैल्यू -4 आ रहा है, 0, -4 आया, y बराबर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 2 आ रहा है। अच्छा, ये पैराबोला पे यहाँ कहाँ कट कर रहा है, पहले पॉइंट समझ लेते हैं। ये पॉइंट आ रहा है कि x एक्सिस पर अगर हम बात करें तो x एक्सिस पर y बराबर 0 रखो, y बराबर जब 0 रखेंगे तो √2 आ जाएगा, सॉरी 4 यहाँ से आया, y बराबर 0 रखा तो 4 आएगा, 4 y बराबर 0 रखना है तो 4 यहाँ से आया, 4 इंटू एक्स माइनस 1 यहाँ से आया, 4 से 1 आ जाए, x का वैल्यू 2 आ रहा है, मतलब लाइन यहाँ से कहीं पास कर रहा है इस वाले पॉइंट से। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करके मैं एक काम करता हूँ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल ही लेंगे। अब आपको क्या चाहिए, बाउंडेड एरिया चाहिए, मतलब आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, तो अब देखो ये बाउंडेड रीजन है। अब बाउंडेड रीजन में क्या, एक्स एक्सिस के अलोंग मत जाइए आप, वाई एक्सिस के अलोंग जाओ।
क्योंकि कैसे, आपने क्या किया, मान लो कि हमारे पास ये वाला पॉइंट हमने निकाल लिया और ये वाला पॉइंट हमें मालूम है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लोगे ना सॉल्व करके। मान लेता हूं कि थोड़ी देर के लिए बीटा आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये वाला एरिया चाहिए, तो इससे बाउंडेड एरिया, अब इससे बाउंडेड एरिया, मतलब मैं कलर चेंज करते हुए समझाता हूं। इससे बाउंडेड एरिया ये आया, इससे बाउंडेड एरिया ये आया। अब मुझे एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। तो क्या लिखूंगा मैं, एक्स राइट माइनस ऑफ एक्स लेफ्ट डी वाई, ठीक है। अब डी वाई लिख रहे हैं तो लिमिट वाई के हिसाब से चलेंगे, वाई बराबर 0 से लेकर के वाई बराबर बीटा तक जाएंगे। एक्स राइट जब आप लिखोगे तो ये तो आप लाइन से लिखोगे, और एक्स लेफ्ट जब आप लिखोगे तो पैराबोला से लिखेंगे, ठीक है। और यहां से आप क्या कर सकते हो, इसका आंसर कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आप ये सॉल्व कर लेना है ना। अब मैं ये आंसर सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था ना, कुछ कुछ करेक्शन आ गए। आई होप उसके आगे आप सॉल्व कर लोगे। अब उसके बाद कुछ नहीं बचता ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, 10th। अरे 10th नंबर के प्रॉब्लम में आप समझो बात को। 10th नंबर में क्या हो रहा है कि ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है और बहुत आसान प्रॉब्लम है। सॉरी, थोड़ा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का। अब समझो, जैसे 10th नंबर की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, BCD यहां पर दे रखा है ना। अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप कुछ बातें सीखो आप लोग। पहले मैं आपको कुछ पॉइंट सिखाता हूं। चलो सवाल समझो। BCD का वैल्यू कितना है, 48 दे रखा है। आपको इसका वैल्यू कितना है, ऐसा कुछ 0 आ रहा है। K इज इक्वल टू, तो K किसके इक्वल आएगा ये पूछा हुआ है, ठीक है। इस सवाल में देखो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे दे रखा है, 4 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर यहाँ 4 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ 4 वेक्टर क्रॉस। ये आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। अब इसको लिखने के पीछे कुछ कुछ लॉजिक्स रहते हैं ना, कुछ बातें पहले आप सीखो। पहले आप सीखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट A क्रॉस ऑफ B क्रॉस C। इसको अच्छे से समझो, इसका क्या फॉर्मूला आता है। देखो पहले हम क्या करते हैं, इसमें दूर वाले वेक्टर्स ब्रैकेट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो दूर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, A डॉट C। दूर वाले वेक्टर्स का तो डॉट लेंगे, और जो बच गया है वेक्टर उसको हम रिमेनिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस साइन, फिर पास वाले वेक्टर का डॉट लेते हैं, A डॉट B, और इनटू में कितना आ जाएगा, C वेक्टर आएगा, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, A क्रॉस ऑफ B क्रॉस C, ठीक है। ब्रैकेट के अकॉर्डिंग जो दूर है, पहले दूर वालों का डॉट लिया, रिमेनिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस साइन, फिर पास वालों का डॉट लिया और रिमेनिंग वेक्टर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो पहला काम तो हमारे पास ये रहा। उसके बाद दूसरी बात, इसमें कुछ कुछ बातें सीखना है। अच्छा, पहले तो फॉर्मूला सीखने का तरीका, पहले दूर दूर फिर पास पास। दूर दूर पास पास को पैसे, पहले लोग जनरली दूर दूर होते हैं, फिर पास पास आते हैं ना, फिर दूर दूर हो जाते हैं। ये नेचर है ना, मतलब लॉ ऑफ नेचर कह सकते हैं, प्रकृति का नियम ऐसा ही होता है ना, ठीक है। पहले दूर दूर पास पास, ठीक है, ऐसे आप याद रखें। आई होप आपको याद हो गया होगा। अब इसमें एक और बात समझो कि ये जो वेक्टर आ रहा है कहाँ आ रहा है, बी और सी के प्लेन में आ रहा है, बी और सी के प्लेन में आ रहा है। पहली बात, मतलब आपने पहला पॉइंट नंबर 1 में फॉर्मूला याद रखने का तरीका सीखा, पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या सीखा, बी और सी के प्लेन में आ रहा है और बी माइनस सी करके, मतलब बी आया और फिर यहाँ माइनस सी आया है ना। तीसरा नंबर हमने क्या सीखा, पहले बी वेक्टर आ रहा है, फिर माइनस समथिंग, फिर सी वेक्टर आ रहा है। एक बात हमने ये सीखा। दूसरा पॉइंट और सीखते हैं, ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी। अगर मान लो पहले ब्रैकेट है तो क्या करोगे आप, ठीक है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, दूर ब्रैकेट के हिसाब से ए और सी दूर है, तो ए डॉट सी और रिमेनिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। तो हमने क्या किया, ए डॉट सी लिया दूर वाले वेक्टर का और रिमेनिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ठीक है, दूर वाले वेक्टर का डॉट लिया और बी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। नाउ उसके बाद फिर पास वाले वेक्टर्स का डॉट लेंगे, कितना आ जाएगा, बी डॉट सी, और फिर इनटू में रिमेनिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू ए। ये आ गया हमारे पास। नाउ अब आप पॉइंट को समझो, ये आया। अच्छा, तो पहली बात तो ए और बी के प्लेन में आएगा, तो जो ब्रैकेट है उसके प्लेन में आता है, ठीक है। अब ए और बी पहले लिखा हुआ था ना, तो यहाँ बी माइनस ए के फॉर्म में आ रहा है, इस बात को ध्यान रखना था, ठीक है। तो पहले तो आपको ये बात समझ में आई। अब समझते हैं हम ए क्रॉस बी, 4 का समझते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस ऑफ सी क्रॉस डी, ठीक है।
अब देखो आपने क्या किया, अब इसको मुझे फॉर्मूला लिखना है तो इसको मैं कैसे ओपन करूँ ना, इसको अप्लाई करना है तो दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए समझो आप। मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए इसको वेक्टर p मान लिया। अगर वेक्टर p मान लिया तो दूर वाले वेक्टर का डॉट लेते हैं, दूर वाले वेक्टर का, इस वेक्टर का दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट लिया तो ये कितना आ जाएगा, a क्रॉस b डॉट d। तो ये तो a b और d आ गया, बचे हुए वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस साइन, फिर इसका पास वाले वेक्टर के साथ डॉट लिया तो ये a b c आया और बचे हुए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसको अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं इधर से अगर इधर मल्टीप्लाई कराऊं तो इसको दूर वाले वेक्टर से डायरेक्ट ही याद रखा करो ना, मतलब डायरेक्ट ही अप्लाई करना सीख लो ना, p वगैरह मानने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट लिया तो acd इनटू में b वेक्टर, ठीक है, दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट लिया तो acd इनटू में b वेक्टर, फिर माइनस साइन ऑफ, फिर आप पास वाले वेक्टर के साथ डॉट लोगे bcd इनटू में कितना आ जाएगा, a वेक्टर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। मतलब अगर मुझे इसको अगर लिखना है तो इसको एक्चुअली दो तरीके से लिख सकता हूं। दो तरीके से कैसे, या तो सी और डी के प्लेन में लिख सकते हैं या फिर हम इसे ए और बी के प्लेन में लिख सकते हैं। ये तो थी यहां तक इसको समझाने वाली बात। अब आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। तो इसको हटा देते हैं, साइड कर देते हैं, अब अपने सवाल पे फोकस करते हैं। अब देखो सवाल में हमें बीसीडी का वैल्यू 48 दे रखा है। पहला हमारे पास क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी क्रॉस ऑफ सी क्रॉस डी, ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, ए क्रॉस सी क्रॉस ऑफ डी क्रॉस बी, ये दे रखा है। उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, ए क्रॉस ऑफ डी क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने ऐसे अलग अलग लिखे। अब देखो देखना है कि इसको मान लो मैं सी और डी के प्लेन में अगर ओपन करता हूं ना, सी और डी के प्लेन में, तो इसको दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट लिया ए सी डी, इनटू में क्या किया, रिमेनिंग वेक्टर बी से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस पास वाले वेक्टर के साथ में डॉट लिया बी सी डी और बचे हुए वेक्टर से मल्टीप्लाई किया वेक्टर ये आ गया ना। अब क्या करना चाहिए मुझे, अब ये देखना है कि बी और ए के ए बी डी क्या, सॉरी दूर वाले वेक्टर के साथ में डॉट ले रहे थे, कर क्या रहे हैं, वेक्टर सी यहां आएगा, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी एक सेकेंड। इसका दूर वाले के साथ में डॉट लिया तो क्या लिखूंगा मैं इसे, ए बी डी वेक्टर, इनटू में लिखा सी, सी और डी के प्लेन में ओपन कर रहे हैं ना, फिर पास वाले के साथ डॉट लिया तो ए बी सी, ये लिखा, इनटू में लिखा डी वेक्टर, मतलब इसको सी और डी के प्लेन में ओपन कर दिया, ठीक है। यहां तक की बात तो समझ में आई है ना। अब सवाल ये आता है कि अब इसको मुझे ओपन करना है तो सी और डी के प्लेन में जाना है, ठीक है। तो यहाँ बी और डी आ रहा है, यहाँ सी और ए आ रहा है, ठीक है, और यहाँ सी और डी। एक काम करते हैं, तो इधर से ए के फॉर्मेट में जाते हैं, इधर से भी ए के, इधर से जाते हैं ए और सी के प्लेन में, ए और सी के प्लेन में, क्योंकि मुझे ए और सी पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा ए और सी के प्लेन में खोला, ताकि मुझे लास्ट में ए चाहिए वेक्टर, है ना, ठीक है। तो अब ए और सी के प्लेन में जाते हैं, तो इस वाले वेक्टर का दूर के साथ डॉट लिया तो क्या लिखूंगा मैं इसे, ए डी बी। अगर इसे प्रॉपर तरीके से नहीं खोलोगे ना तो आंसर गलत होने के चांसेस हो जाएंगे ना, मतलब सही से वो बैठ नहीं पाएगा। ऐसे लिखा हमने। अब हमने क्या किया, सी वेक्टर कर दिया। अब पास वाले के साथ में इसका डॉट लिया तो पास वाले के साथ डॉट लेंगे तो सी डी बी वेक्टर, ये आ जाएगा सी डी बी वेक्टर, और इनटू में कितना आ जाएगा, ए वेक्टर आया, ठीक है, ओके। अब देखो ये वाला वेक्टर तो कैंसिल ही होगा ना, तो जीरो हो जाएगा, तो बी, यहाँ बी क्रॉस डी लिखा हुआ, ए डॉट बी क्रॉस डी, और यहाँ कितना है, डी क्रॉस बी आ रहा है, मतलब ये दोनों तो कट गए जब ऐड कराऊंगा तो ना, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ए और डी के प्लेन में ओपन करते हैं, मुझे वेक्टर ए चाहिए ना, तो मैंने क्या किया, यहां से अगर जाते हैं तो ए बी और सी वेक्टर, दूर वाले के साथ डॉट लिया और डी वेक्टर, माइनस ऑफ साइन,
फिर पास वाले के साथ डॉट लेते तो डी बी सी ये आ गया, और इनटू में कितना आ जाएगा, ए वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ए बी सी डी वेक्टर और ए बी सी डी वेक्टर तो यही कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां तक की बात हमें समझ आई। अब क्या करना है मुझे, अब समझे, तीनों को ऐसे ऐड करने पर कट जाएगा ना, तीनों को जब ऐड करेंगे तो ऐसे कटता जाएगा ना, ऐड तो करना ही था। अब क्या हुआ, यहां समझे, यहां कितना लिखा हुआ है, डी डॉट बी सी है ना, यहां पर कितना आ रहा है, सी डी बी आ रहा है, और हमको क्या देखा, बी सी डी है ना। एक काम करते हैं, पहले वाला तो देखो हमारा डायरेक्ट सिस्टमेटिक फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सी क्रॉस डी डॉट बी, तो मतलब ये तो क्या लिखा हुआ, माइनस ऑफ बी सी डी इनटू में ए वेक्टर, तो ये आया। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं। नाउ अब इस वाले पॉइंट को समझे, तो डी बी सी हमने लिखा है इनटू ए वेक्टर है। अब मुझे बी और सी में चाहिए ना, चेंज है ना, बी सी डी, तो एक काम करते हैं, बी पहले चाहिए मुझे ना, तो माइनस साइन तो मैंने यहां लिखा। अच्छा, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, डी डॉट ऑफ बी क्रॉस सी, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसे लिख सकता हूं बी क्रॉस सी, डॉट को इधर लिख दो, ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखे, बात एक ही है। मतलब ये तो यहां से कितना लिख सकते हैं, बी सी डी वेक्टर्स ये आ गया हमारे पास, और इनटू में ए वेक्टर यहां से आया। ठीक है, तो ये तो हो गया माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ बी सी डी इनटू ए वेक्टर। बी सी डी कितना 48 है, तो ये कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, माइनस का 96 ए वेक्टर आया। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस का 96 ए वेक्टर आ गया, और प्लस का के टाइम्स ऑफ ए वेक्टर लिखा हुआ, और इन दोनों का सम नल वेक्टर आ रहा है, तो मतलब के का वैल्यू कितना होना चाहिए, प्लस का 96 होना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ के कितना आ जाएगा, 96 आएगा। ओके, क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉब्लम ढंग से समझ में आया होगा ना। क्या आंसर दिया है टेंथ का, टेंथ का आंसर 96 सही है। एक 7 तो रह रहा था हमसे ना शायद, 7 का आंसर सी, आंसर की थोड़ा गड़बड़ कर